सब लोग जल्दी देखो, ये है दुनिया की सबसे ऊंची मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा लेशान की दारसा। इसकी ऊंचाई 71 मीटर तक पहुंचती है। सिर से पैर तक यह पैरों से महान नदी को छूती है और अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 25 मीटर ऊंची है और यह 1300 से अधिक वर्षों का इतिहास रखती है। इस विशाल बौद्ध प्रतिमा के निर्माण के लिए 3 पीढ़ियों ने काम किया और इसे बनाने में लगभग 100 वर्षों का समय लगा। इसे विश्व स्तर पर एक अद्वितीय चट्टान की मूर्तिकला के रूप में जाना जाता है। बहुत से लोग इसके बारे में बस सुनते हैं लेकिन कभी देखा नहीं है। कहा जाता है कि इस बड़े बुद्ध के सीने पर एक गुप्त कक्ष है, उसमें वास्तव में क्या है? बड़ा बुद्ध 4 बार रोया, ये कैसे हुआ? आज लोमई आपको लेशान बड़ा बुद्ध देखने ले जाएंगी और सच का पता लगाएंगी। चलो, टिकटें खरीदी जा चुकी हैं, 80 रुपए प्रति व्यक्ति। यह आधे दिन की तनख्वाह भी खत्म हो गई। अब हम यहाँ से टिकट जांचकर अंदर जा सकते हैं। बहुत से पर्यटक अंदर आते ही पूछते हैं, ये ऊपर छोटे छोटे छिद्र किस लिए हैं? ये सब पर्यटकों ने अपनी उंगलियों से बनाया है। लेशान दा फो लाल बलुआ पत्थर से तराशा गया है जो आसानी से क्षरित हो जाता है। लेकिन लेशान की ये बड़ी बुद्ध प्रतिमा 1300 से अधिक वर्षों के समय के बाद भी किनारे पर स्थिर और अपरिवर्तित खड़ी है। यह आखिरकार किस कारण से है? थोड़ी देर में जब आप बड़ी बुद्ध प्रतिमा को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमें अब यहाँ से ऊपर वाले मुख्य द्वार तक जाना है। इसके लिए हमें 33 सीढ़ियां चलनी होंगी जो मैत्रेय बुद्ध के धर्म उपदेश के 33 स्वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुख्य द्वार के मध्य में लेशान बड़ा बुद्ध के 4 अक्षर हैं। ये 4 अक्षर मैन काउ पर क्यों हैं? इसके बारे में गो मोरुओ ने लिखा था। दरवाजे पर एक जोड़ियां है। ऊपर की पंक्ति है दा जांग डोंग क्यू और नीचे की पंक्ति है फो फा शी लाए। आप इस जोड़ियां को हल्के में मत लीजिए, इसमें एक छिपा हुआ रहस्य है। आप इसे आड़ा करके देख सकते हैं। यह एक छिपा हुआ हेडिंग कविता है। दूसरा अक्षर जांघे और फोफा है। उनके बीच सब 3 बिंदु हैं जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ 3 नदियां मिलती हैं और पूर्वी पश्चिम का मतलब है कि बौद्ध प्रतिमा का मुख पूर्व की ओर है। तो सबसे ऊपर के बौद्ध के 2 शब्द दर्शाते हैं कि इस द्वार के पार करते ही हम बौद्ध प्रतिमा को देख सकेंगे। यहाँ से नीचे देखने पर बौद्ध प्रतिमा वाकई में बहुत अद्भुत लगती है। पूरी प्रतिमा ऊंचाई में 71 मीटर और चौड़ाई में 24 मीटर है और यह अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति कला है। ये पूरी पहाड़ी का उपयोग करके तराशा गया है, इसलिए आप देखेंगे कि इसका पूरा रंग पहाड़ी के रंग के समान है, सब एक जैसा है। यह लाल बलुआ पत्थर का मांसल गुलाबी रंग है, लेकिन ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इसका चेहरा मांसल गुलाबी है लेकिन इसकी नाक का सिरा काला है। ऐसा क्यों है? यह अजीब इसलिए है क्योंकि इस विशालकाय बुद्ध की नाक को लकड़ी द्वारा जोड़ा गया है जबकि चेहरा पत्थर से तराशा गया है, इसलिए समय के साथ यह लकड़ी काली पड़ गई। सब लोग शायद उत्सुक होंगे कि इस महाबुद्ध पिछले 1300 वर्षों से बेहतर तरीके से कैसे संरक्षित रहा। अच्छा, यह वास्तव में दाफो के भौगोलिक स्थान से गहरा संबंध रखता है। लेशान दाफो निंग्युन पर्वत की छाया वाली ढलान पर स्थित है। यह जिस स्थान पर है वह एक नदी के साथ है जो पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है और इसके आसपास बहुत घने जंगल हैं, जिसने कुछ हद तक इसे हवा और बारिश के कटाव और पानी के बहाव से प्रभावी रूप से बचाया है और कुछ हद तक विशाल बुद्ध की उम्र बढ़ने की समस्या को कम किया है। और इसके अलावा जब दाफो का निर्माण पूरा हुआ तो लोगों ने बाहर इसे एक आवरण बनाया। यह एक 13 मंजिला पवेलियन था जिसे तियान लीगी कहते हैं। तियानजुगा बौद्ध प्रतिमा को हवा और बारिश से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से मिंग राजवंश के दौरान युद्ध में वह गगनचुंबी इमारत नष्ट हो गई। हालांकि बौद्ध प्रतिमा के पास अब तियानजुगे की रक्षा नहीं है, लेकिन इसके पास अपनी एक संपूर्ण सुरक्षा रेखा है। क्या आप सबने देखा? बौद्ध प्रतिमा के कान के पीछे एक गुफा है। यह वास्तव में दोनों तरफ के कानों के पीछे को जोड़ती है, जिससे एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम बनता है। हर कोई ध्यान से देखें, दाफो के सिर के ऊपर 18 परतें हैं, 1051 बालों की गांठें हैं, लेकिन इसकी चौथी परत, 9वीं परत और 18वीं परत, इन 3 परतों के बीच में एक स्पष्ट निशान है। वास्तव में यह एक गुप्त जल निकासी प्रणाली है। उसकी कॉलर और कपड़ों की सिलवटों में, साथ ही उसके सीने के बाएं और दाएं बाजू के पीछे जल निकासी नालियां हैं। ये कुशलता से डिजाइन की गई नालियां और गुफाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक वैज्ञानिक जल निकासी प्रणाली बनाती है और यह प्रणाली नमी को रोकते हुए वेंटिलेशन भी प्रदान करती है। मानना पड़ेगा कि प्राचीन लोग भले ही उच्च तकनीक से वंचित थे, परंतु उनकी बुद्धिमत्ता आधुनिक लोगों से तनिक भी कम नहीं थी।